हेलो गाइस, प्रेमाविश सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से देखें तो अक्सर इसमें प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं और पूछे जाते हैं, क्योंकि इस समय संघर्षवादी विचारकों के विषय में हम लोग जान रहे हैं। तो संघर्ष सिद्धांतों में मुख्य तौर पर कार्ल मार्क्स, राल्फ डायरेनडॉर्फ, कोजर और रेंडॉल्फ कॉलिंस आदि संघर्षवादी विचारक आते हैं, जिनको मुख्यतः संघर्षवादी विचारकों के रूप में जाना जाता है। तो आज हम राल्फ डायरेनडॉर्फ के विषय में जानेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो संघर्षवादी विचारक राल्फ डायरेनडॉर्फ के विषय में आज हम जानते हैं। राल्फ डायरेनडॉर्फ ने अपने संघर्षवादी विचारों में के द्वारा ये बताया है कि समाज में संघर्ष होता है। व्यक्ति अपनी स्वार्थों की पूर्ति के कारण समाज में संघर्ष करता है और संघर्ष की जो स्थिति होती है वो स्थिति इतनी कठोर होती है और प्रचंड होती है। तो राल्फ डायरेनडॉर्फ कहते हैं कि समाज में संघर्ष जितना ही अधिक कठोर होगा उतने ही अधिक सामाजिक परिवर्तन होंगे। तो आज हम इनके संघर्षवादी विचारों के विषय में जानते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। संघर्षवादी विचारक राल्फ डायरेनडॉर्फ का जन्म 11 मई सन 1929 को हुआ था। इनकी मृत्यु 17 जून सन 2009 को जर्मनी में हुई थी। इनको प्रतिष्ठा दिलाने वाली इनकी पुस्तक क्लास एंड कास्ट कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो 1959 में प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक के द्वारा इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली थी, जो औद्योगिक समाज के संघर्षों के विषय में इन्होंने लिखी थी, जो यूरोप और अमेरिका के औद्योगिक समाजों के संदर्भ में ये पुस्तक है। इसमें डायरेनडॉर्फ ने द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। आपका संघर्ष सिद्धांत शक्ति और सत्ता के संबंधों पर आधारित है। डायरेनडॉर्फ कहते हैं कि समाज में शक्ति और सत्ता दो मुख्य तौर पर स्थितियां होती हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति बहुत ही प्रतिष्ठित होता है और उसके पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है, उसी के पास सबसे अधिक सत्ता होती है। अर्थात जिसके पास अधिक शक्ति होती है उसी के पास सत्ता होती है। तो सत्ता संरचना जो प्रत्येक सामाजिक संगठन का अभिन्न भाग होती है, अनिवार्य रूप से स्वार्थ समूह को संगठित करती है। अर्थात जो सामाजिक संरचना होती है, सामाजिक संरचना का जो संगठित रूप होता है वही संरचना व्यक्ति को सत्ता दिलाती है और शक्ति दिलाती है और उसी से सत्ता प्राप्त होती है। डायरेनडॉर्फ कहते हैं कि जिसके पास अधिक सामाजिक संगठन होंगे, संगठन की मजबूती होगी और उनके द्वारा जितना ही अधिक कठोरता से संघर्ष किया जाएगा उतनी ही अधिक उसके पास शक्ति होगी और उसके पास उतनी ही अधिक सत्ता होगी। तो इस कारण डायरेनडॉर्फ कहते हैं कि संघर्ष की संभावनाओं को जन्म देती है, क्योंकि सत्ता का बंटवारा समान न होने से संघर्ष की स्थिति बनती है। समाज में व्यक्ति के पास, सभी के पास तो सत्ता और शक्ति नहीं होती है, अर्थात कमजोर वर्ग भी होता है और जो कमजोर वर्ग होता है उस पर जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास सत्ता होती है, वो उसके ऊपर अपना आधिपत्य बना लेता है। और इसी कारण जब सत्ता का समान बंटवारा समाज में नहीं होता
होता है तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। अपने स्वार्थों की पूर्ति के कारण संघर्ष की स्थितियां समाज में निरंतर बनी रहती हैं। चलिए अब हम आगे और जानते हैं। डेहरेनड्राफ का मानना है कि औद्योगिक समाजों में निजी स्वामित्व का स्थान शेयर्स होल्डर और कारपोरेट समूह अर्थात निगमों ने ले लिया है, जिसका नियंत्रण मैनेजर्स के हाथ में होता है। हम अगर औद्योगिक समाज की बात करें तो जहां औद्योगिक गतिविधियां अधिक होती हैं, ऐसे कंपनियां होती हैं, ऐसी कंपनियों में हम देखते हैं कि निरंतर संघर्ष की स्थितियां बनी रहती हैं। जैसे जो उस कंपनी में कर्मचारी होते हैं, निम्न वर्ग के कर्मचारी होते हैं, मध्यम वर्ग के कर्मचारी होते हैं और उच्च वर्ग के कर्मचारी होते हैं। तो जो उच्च वर्ग के कर्मचारी होते हैं वो उच्च वर्ग के कर्मचारी अपने से निम्न वर्ग के कर्मचारियों को शोषित करते हैं और इस शोषण से परेशान होकर, क्षुब्ध होकर जो निम्न वर्ग के कर्मचारी होते हैं वो निरंतर अपने संघर्ष जारी रखते हैं, प्रयत्न करते हैं। अब ये संघर्ष का कारण हिंसात्मक भी हो जाता है, बहुत ही अधिक कठोर हो जाता है। व्यक्ति ऐसी स्थितियों से गुजरता है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे की एक दूसरे को मारने तक की स्थितियां बनती हैं और व्यक्ति अंदर एक रणनीति बनाते हैं, साजिश रचते हैं। ऐसी स्थितियां इन कंपनियों में उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति अपने फायदे के लिए हिंसा का रास्ता अपनाता है। तो इसीलिए डेहरेनड्राफ कहते हैं कि जो शेयर होल्डर और कारपोरेट समूह बन जाते हैं, अर्थात जो निगमित समूह बन जाते हैं, तो उनसे जो निम्न तबके का कर्मचारी होता है निरंतर संघर्ष बना रहता है और इन उच्च वर्ग के हाथों में सारी सत्ता हो जाती है। इस असमान वितरण के कारण ही समाज में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। जैसे संगठनों में सत्ता के अंतर को उत्तरदायी मानते हैं। अब जो भी संगठन बनते हैं, समितियां बनती हैं, औद्योगिक संगठन होते हैं, उन संगठनों में अक्सर देखा जाएगा कि संघर्ष की स्थितियां बनी रहती हैं। अपने स्वार्थों के कारण उनके जो संघर्ष हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं, संघर्ष का रास्ता वो बदलते रहते हैं। जिस तरीके से भी वो अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सकते हैं, उस तरह के वो संघर्ष को अपनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेहरेनड्राफ संघर्ष के लिए संरचनात्मक कारकों को दोषी मानते हैं। पश्चिमी विचारधारा के आधार पर डेहरेनड्राफ ने 2 मॉडल विकसित किए हैं। पश्चिमी विचारधारा के आधार पर 2 मॉडल डेहरेनड्राफ ने विकसित किए हैं और डेहरेनड्राफ कहते हैं कि जो संघर्ष है वो संरचनात्मक कारक इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। जैसे कि जो हम देखते हैं कि औद्योगिक समाजों में बहुत ही असमानता होती है, जो कई वर्ग में डिवाइड होती है। निम्न वर्ग भी होता है, मध्यम वर्ग भी होता है और उच्च वर्ग भी होता है। तो जो निम्न वर्ग होता है वो मध्यम वर्ग से संघर्ष करता है और जो मध्यम वर्ग होता है वो उच्च वर्ग से। इस तरीके से ये संघर्ष की स्थितियां इनमें अक्सर बनी ही रहती हैं। तो इसलिए डेहरेनड्राफ ने 2 मॉडल बताए हैं। एक मैकटेक मॉडल जो एकीकरण की ओर अग्रसर करता है। मैकटेक मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें डेहरेनड्राफ कहते हैं कि जब संघर्ष होता है तो व्यक्ति क्या करता है, संगठित हो जाता है, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए संगठित हो जाता है और अपने में एकीकरण लाता है कि एक व्यक्ति के संघर्ष करने से हम अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। हमको क्या करना चाहिए कि एक हो जाना चाहिए और हम जब एकीकरण करेंगे, एकीकरण करके हम अपने संघर्ष में मजबूती लाएंगे, अपने संघर्ष को कठोर करेंगे, तब हम अपने आवश्यकताओं की
पूर्ति कर पाएंगे। फिर उन्होंने बाध्यता मूलक मॉडल बताया है कि औद्योगिक समाज में वर्ग संघर्ष को समझाने के लिए बाध्यता मूलक मॉडल के विषय में बात की है कि समाज में जब व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एकीकरण करता है तो वो क्या करता है कि दूसरों को बाध्य करता है। अब बाध्य करने के लिए वो कोई भी रास्ता अपना सकता है। उस रास्ते में वो हिंसा के द्वारा भी अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सकता है। अब हिंसा में कोई भी रास्ता अपना सकता है वो, तो इसीलिए किसी को बाध्य करके, यानी हम जबरदस्ती किसी से अपने कामों को करवा के, अपने कार्यों को करवा के हम अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे अब हम औद्योगिक समाजों में हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई कार्य में कोई विघ्न डाल रहा होता है तो लोग मर्डर करा देते हैं, या फिर जबरदस्ती उसको उठवा लेते हैं, या फिर उसके ऊपर कोई दबाव डाला जाता है, या पारिवारिक दबाव, या धन से दबाव, या किसी भी तरीके का कोई भी दबाव डाला जाता है। तो ये बाध्यता मूलक मॉडल के विषय में डैरेन राफ इसी विषय पर बात करते हैं कि किसी को बाध्य करके व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है, और ये संघर्ष समाज में निरंतर चलता रहता है। इसीलिए डैरेन राफ कहते हैं कि सर्वसम्मति एवं संघर्ष दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अर्थात संघर्ष के लिए व्यक्ति एकत्रित हो जाता है, यानी सर्वसम्मति करता है, और संघर्ष दोनों ही करता है। सर्वसम्मति के द्वारा भी संघर्ष करता है और हिंसा का रास्ता भी अपनाता है। तो इसीलिए डैरेन राफ कहते हैं कि सर्वसम्मति एवं संघर्ष दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब हम डैरेन राफ की कुछ पुस्तकों के विषय में जान लेते हैं। इनकी पुस्तकें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर 1967 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी है द न्यू लिबर्टी 1975 में प्रकाशित हुई थी। और तीसरी है लाइफ चांसेस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक जो इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959 में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने राल्फ डैरेन राफ के संघर्षवादी सिद्धांत के विषय में जाना। संघर्षवादी सिद्धांत के विषय में जाना, इनके द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत के विषय में हम लोगों ने जाना और समझा। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और मुझे इससे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे आगे की वीडियोस बनाने की प्रेरणा भी मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।